आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा प्रयागराज में मदरसे में नकली नोटों की छपाई की भी है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। आलम यह है कि राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। तो वहीं भारी बारिश की वजह से वडोदरा में 10 फीट लंबा मगरमच्छ एक घर में घुस गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ के गले में रस्सी फंसाकर उसे पकड़ लिया और वन विभाग को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि गुजरात में बाढ़ बारिश के बीच अब तक 23,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की करीब 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इस दौरान पुलिस के आला अफसर बाकायदा माइक पर कुर्की की जानकारी भी आसपास के लोगों को देते नजर आए और ढोल नगाड़ों के साथ अवैध निर्माण पर डीएम का नोटिस चिपकाया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद मुख्तार अंसारी के गुर्गे अफजाल की 2 संपत्तियों को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। यह जमीन अफजाल के द्वारा अवैध रूप से जबरदस्ती से कब्जा कर संपत्ति बनाई गई है, जो गैंगस्टर एक्ट के तहत 14(1) में शुरू की गई है। गुजरात के छोटा उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर एक बोलेरो फंस गई। दरअसल जोनावाट गांव में बोलेरो सवार एक मरीज को लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन अंडरपास में पानी भर गया था, जिसकी वजह से बोलेरो चालक ने जल्दी अस्पताल पहुंचने के चक्कर में रेलवे ट्रैक से गाड़ी निकालनी चाहिए और फिर बोलेरो रेलवे ट्रैक पर ही बीचों बीच फंस गई। हालांकि ट्रेन के आने से पहले स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से बोलेरो को बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रयागराज में पुलिस ने नकली नोट की छपाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरत की बात तो यह है कि ये गोरखधंधा सिविल लाइन्स इलाके के एक मदरसे में धड़ल्ले से चल रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,30,000 रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया है। साथ ही नकली नोट छापने वाली मशीन भी आरोपियों के पास से बरामद हुई है। डीसीपी सिटी ने नकली नोट गैंग का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। इन्होंने जो ये गैंग थी, इनके द्वारा 15,000 रुपए में ओरिजिनल में ये 45,000 के जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं वो ये प्रोवाइड करवा रहे थे। उसी पे हमें मुखबिर के माध्यम से ये इनपुट मिली थी, जिसको डेवलप करके इनकी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई। यूपी के सुल्तानपुर में सरेआम ज्वेलरी शॉप में बदमाशों ने लूट की। बताया जा रहा है कि ठठेरी बाजार इलाके में ज्वेलरी शॉप में 5 बदमाश घुसे और बंदूक की नोक पर लूट की। बड़ी बात तो ये है कि लूट वाली जगह पुलिस थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके नकाबपोश बदमाशों ने करीब 2 करोड़ के सोने चांदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि बंदूक लहराते हुए फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आए 4-5 लोग रिवॉल्वर लेके तुरंत कैच कर लिए, सब घुस के अपना जितना सामान पाया लेके भागे, बोले गोली मार देंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ई स्पोर्ट्स के बढ़ते क्रेज से जुड़ी हुई है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि एक खास जॉनर यानी कि ई स्पोर्ट्स को भारत में काफी पसंद किया जा रहा है और ज्यादातर युवा फुटबॉल और क्रिकेट देखने के बजाय ई स्पोर्ट्स देख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब IITians के मुकाबले ई स्पोर्ट्स एथलीट ज्यादा कमाई कर रहे हैं और जानकारों के मुताबिक अब ई स्पोर्ट्स एक बेहतर विकल्प बनता जा रहा है, लेकिन हेल्थ के लिहाज से कुछ नुकसान भी है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि ई स्पोर्ट्स में पैसे कमाने के साथ हेल्थ को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। साल 2009 में आई ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में फरहान कुरैशी का किरदार एक शौकीन फोटोग्राफर का है, जिसने अपने जुनून को हकीकत में अनुरूप अपना करियर बनाने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी, जबकि उसे पता था कि इससे उसे उतना पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन 2024 में बॉलीवुड अभिनेता और साउथ के सुपरस्टार माधवन ने फिल्म में अपना ये डायलॉग बदल दिया होता अगर ये फिल्म आज शूट की जाती।
मुझे वीडियो गेमिंग का शौक इंजीनियरिंग में करियर बनाने से एक कदम भी पीछे नहीं है। वीडियो गेमिंग, जिसे अब ई स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तेजी से एक बेहतर करियर विकल्प बन रहा है, जिसमें एक IIT ग्रेजुएट जितनी सैलरी मिलती है। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI जैसे लोकप्रिय वीडियो गेम के साथ टॉप ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का सैलरी पैकेज अब करोड़ों में है। बदलते दौर में आज जहां देश पूरी तरह से डिजिटल होता जा रहा है, वहीं अब स्पोर्ट्स की जगह ई स्पोर्ट्स ने भी ले ली है। लगातार कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बीते 1 से 2 साल में भारत में ई स्पोर्ट ना सिर्फ एक करियर ऑप्शन बन गया है, बल्कि इसके जरिए युवा पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक उतने ही जितना एक IIT का ग्रेजुएट कमा रहा होता है। दरअसल ई स्पोर्ट की जो खिलाड़ी है, आज उनकी सैलरी ठीक उतनी है जितनी एक एवरेज IIT ग्रेजुएट की होती है। कई रिपोर्ट इस बात को कहते हैं कि ई स्पोर्ट अब एक करियर ऑप्शन बन गया है। इतना ही नहीं, एशियाई खेलों और ओलंपिक में शामिल होने के साथ ही ई स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में शामिल होता जा रहा है। ई स्पोर्ट्स की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स पर इसे करोड़ों लोग देख रहे हैं। व्यूज के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जैसे BGMI मास्टर सीरीज 2022 को 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा, यानी क्रिकेट के बाद किसी और स्पोर्ट्स को इतना प्यार कभी नहीं मिला। जैसे आप देखते हैं कि पायलट ट्रेनिंग करते हैं, तो पायलट सिमुलेटर पे ट्रेनिंग करते हैं। और सिमुलेटर क्या है? सिमुलेटर एक गेम है जिसमें आप खेल में फ्लाइट करते हैं, लैंडिंग करते हैं, सारे मैन्यूवर्स करते हैं और उन्हीं कंट्रोल से सीखते हैं। मेडिसिन ले लीजिए, सारे डॉक्टर्स को सर्जरीज आजकल सिमुलेटर पे सीखनी पड़ती है, तो जो सिमुलेटर पे सीखते हैं वैसे ही ओरिजिनली करते हैं। तो गेमिंग जो है आजकल हर चीज में जो है उसकी एंट्री हो गई है। चाहे आप मार्केटिंग कैंपेन से लीजिए, इवन अगर आप बैंकिंग की साइट्स पे जाएंगे तो उसमें भी गेमिंग है, क्योंकि आप कुछ करते हैं, फिर आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है, फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो इट्स ऑल गेमिंग। कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 में इंडियन डोटा 2 टीम ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ई स्पोर्ट्स के प्रति उम्मीदों को कई गुना बढ़ा दिया। इस बार भारत ने फीफा ई नेशंस कप के लिए भी क्वालिफाई किया, जिससे पहली बार प्रतियोगिता में भारतीय भागीदारी देखने को मिली। इन उपलब्धियों की वजह से ही आज ई स्पोर्ट्स को तेजी से लोकप्रिय होते खेल के रूप में स्वीकार्यता मिली है और युवा इसे करियर के तौर पर चुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने 12 जुलाई को घोषणा की कि उसने सऊदी अरब में 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी के लिए सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी NOC के साथ साझेदारी की है। ये महत्वपूर्ण कदम IOC की हाल की घोषणा के बाद उठाया गया। गेम स्टूडियो सुपर गेमिंग के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी रॉबी जॉन के मुताबिक पेशेवर ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या पेशेवर टीमों के हिस्से के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाले खिलाड़ी सालाना 15 लाख से 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। शीर्ष कमाई करने वाले खिलाड़ी 50 लाख रुपए से अधिक कमा सकते हैं, जो विज्ञापन और टूर्नामेंट पुरस्कारों को जोड़कर 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसकी तुलना एक IIT ग्रेजुएट के औसत सैलरी पैकेज से करें तो एक IIT ग्रेजुएट का औसत सालाना वेतन 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक होता है। रॉबी जॉन के मुताबिक ई स्पोर्ट्स, जिसे कभी एक खास शौक माना जाता था, देखते ही देखते एक आकर्षक करियर बन गया, जो अब IIT ग्रेजुएट और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने वालों को कड़ी टक्कर दे रहा है। जो ये क्रिएटिव स्ट्रीम्स हैं, ये एनिमेशन और गेमिंग तो आपने अभी सुना, बट इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, प्रोडक्ट डिजाइन है, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन है, फैशन डिजाइन है। ये सारे स्ट्रीम्स इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट क्योंकि इंडिया में क्रिएटिव सेक्टर अलग से माना नहीं जाता, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कहीं खो जाती है या दूसरे सेक्टर से बढ़ जाती है। तो इसका आभास नहीं होता कि ये अपने आप में कितना बड़ा सेक्टर है। सिर्फ क्रिएटिव इकोनॉमी को अगर आप देखें
मुझे लगता है कि सरकार में ऑलरेडी इसके प्रति एक झुकाव रुझाव बन गया है और बड़ी जल्दी ही हमें क्रिएटिव स्ट्रीम एक अलग सेक्टर के रूप में दिखाई देगा। लीग ऑफ लीजेंड्स, डोटा, काउंटर स्ट्राइक, वेलोरेंट, ओवरवॉच, स्ट्रीट फाइटर, फीफी A21, F1 ई स्पोर्ट्स सीरीज, NBA 2 कुछ लोकप्रिय ई स्पोर्ट्स गेम्स हैं। इसमें कई प्रकार रियल टाइम स्ट्रेटेजी, फाइटिंग, फर्स्ट पर्सन शूटर, मल्टीपल ऑनलाइन बैटल एरेना के गेम्स होते हैं। ई स्पोर्ट्स को मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम के रूप में भी जाना जाता है और हर गेम अलग तरीके से खेला जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना होता, ये साल भर चलते हैं। भारत सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता दे दी है। भारतीय ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इसे पहचान दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी और सरकार ने उनकी मुराद पूरी कर दी। अगर बाजार की बात करें तो ई स्पोर्ट्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। कई देसी कंपनियां प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। इसमें करियर विकल्प की बात करें तो यहाँ 2 तरह के मौके हैं। पहला ई स्पोर्ट्स एथलीट के तौर पर और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंसर, गेम कमेंटेटर, कोडर, डाटा हैंडलर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट जैसे दूसरे प्रोफाइल्स पर भी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में गेमिंग इंडस्ट्री के क्रिएटर्स से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स नमन माथुर उर्फ IG मॉर्टल, अनिमेश अग्रवाल उर्फ 8-बिट ठग, मिथिलेश पाटणकर उर्फ माइथ पैट, पायल धारे उर्फ पायल गेमिंग, अंशु बिष्ट उर्फ गेमर फ्लीट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर से मुलाकात की थी। अब तो हालात ये हो चले हैं कि भारत में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है। भारत में इस वक्त गेमर्स की संख्या 45 करोड़ से 50 करोड़ है। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2023 में $3.1 अरब का कारोबार किया। पिछले कुछ सालों में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का तेजी से विस्तार हुआ है। हालांकि सरकार ने PUBG, फ्री फायर जैसे पॉपुलर गेम्स को बैन भी किया है। रिपोर्ट्स की माने तो ये भारत में मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर की चौथी बड़ी इंडस्ट्री है जिसका विस्तार तेजी से हो रहा है। ई स्पोर्ट्स तेजी से पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन इसके जितने फायदे हैं तो नुकसान भी कम नहीं है। एक सर्वे में ये निकलकर सामने आया है कि कॉलेज के छात्र जो रोजाना 5.5 घंटे से 10 घंटे तक स्क्रीन के सामने ई स्पोर्ट्स खेलते हुए बिताते हैं, उन्हें आंखों की थकान के साथ साथ गर्दन, पीठ, कलाई और हाथ में दर्द भी होता है। ऐसे में जरूरी है कि ई स्पोर्ट्स में पैसे कमाने के साथ हेल्थ को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुरक्षा बलों का आतंकियों और नक्सलियों पर एक्शन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने माफी मांगी है। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता से मैं माफी मांगता हूं, जो घटना हुई वो गलत है, उस पर एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द वहां एक नई मूर्ति स्थापित की जाएगी। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नौसेना ने बनाई थी और हो सकता है कि प्रतिमा में इस्तेमाल किए गए लोहे की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया हो। हालांकि इस पूरे मामले पर उद्धव गुट ने इस्तीफे की मांग की है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर पंजाब में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही फिल्म को लेकर कंगना को धमकी भी मिल रही है, जिस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि इस तरह से कोई भी मेरी आवाज नहीं दबा सकता है। दरअसल कंगना ने कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन पर बयान दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ किसानों ने भी प्रदर्शन किया था और अब फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कानपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले 2 साल में 1 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती का ऐलान किया। खास बात है कि इन 1 लाख पदों में 20% यानी 20,000 वैकेंसी महिलाओं के लिए होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास और सुशासन का मॉडल यूपी में है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। माछिल सेक्टर और तंगधार में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल सेना इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके अलावा राजौरी में भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जोधपुर में शुक्रवार से भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति शुरू होने जा रहा है।
खास बात है कि इंडियन एयरफोर्स की इस एक्सरसाइज में 7 देशों की वायुसेना शामिल हो रही है, जबकि 12 देशों के एयर चीफ शामिल होंगे। इसके साथ ही आज INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। खास बात है कि इस पनडुब्बी को 750 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल K-15 से लैस किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि DRG, STF और BSF की संयुक्त टीम गश्त पर निकली थी, जहां नक्सलियों ने उनकी टीम पर हमला बोल दिया। इसके जवाब में जवानों ने फायरिंग करते हुए 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया और मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ है। एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बंगाल में बवाल लगातार जारी है। इंसाफ की लड़ाई के बहाने बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी लगातार बंद पर बंद बुला रहे हैं। कल बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद किया था और अब अगला पूरा हफ्ता बीजेपी धरना प्रदर्शन की तैयारी में है। वहीं आज कांग्रेस का भी कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च हुआ, तो अब टीएमसी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो तो पूरी ताकत से सड़क पर उतरने जा रही है। इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर कहा है कि वो न्याय नहीं चाहती और बीजेपी बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के विरोध में पहले छात्रों का बंद, फिर बीजेपी का बंद और आज कांग्रेस का मार्च। इसके बाद कल टीएमसी का बंद प्लान है। लड़ाई 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 चाय, हाथ उठबे, लड़ाई 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 चाय, बोलो लड़ाई 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 चाय, बोलो এই লড়াইয়ের নেত্রীকে, बोलो এই লড়াইয়ের নেতাকে, बोलो জয় বাংলা, এদিকে बोलो জয় বাংলা। मानो बंगाल बंद वाली राजनीति की भट्टी बनकर रह गया है, यानी बंद का जवाब बंद से ही मिलेगा, प्रदर्शन का जवाब शक्ति प्रदर्शन से और धमकी का जवाब उससे भी बड़ी धमकी से ही दिया जा रहा है। हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। बंगाल बंद, बवाल और धमकियों के बीच धधक भी रहा है और सिसक भी रहा है। एक ट्रेनी लेडी डॉक्टर से पहले रेप और फिर हत्या के बाद इंसाफ की जो लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें इंसाफ कहीं पीछे छूट गया, राजनीति दूर तक आगे निकल आई। ममता बनर्जी खुद ये नहीं चाहते कि इसका सही ढंग से तफ्तीश हो, बहुत सारे राज खुल जाएगी ना, वो नहीं चाहती, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं, लोगों को डराने की कोशिश करे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करे और आम लोगों की निगाह भटकने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग छोड़ने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया को कहना पड़ा कि बस अब बहुत हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो देश को धमकी दे रही है। आपको प्रोटेस्ट से क्यों घबराहट हो रही है? ममता दीदी को क्या हो गया? पहले तो जो प्रिंसिपल कहता है ये सुसाइड है और उस प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में बवाल थमने वाला नहीं है, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी तो कभी कांग्रेस। इस सुलगती सियासत में राजनीति करने से किसी दल को परहेज नहीं है।
कल यानी 30 अगस्त को बीजेपी की महिला विंग महिला आयोग का घेराव करेगी। 2 सितंबर को बीजेपी जिला मजिस्ट्रेट दफ्तरों का घेराव करेगी। 4 सितंबर को ब्लॉक दफ्तर पर धरना होगा। 6 सितंबर को बंगाल के हर मंडल में प्रदर्शन होगा। मैं मोदी जी को गिरा सकती हूं, इतना ताकतवर लीडर बंगाल का है, वो सब बोल सकती है। शी इज नाउ वेरी स्केयर्ड ड्यू टू मैसिव मास मूवमेंट अगेंस्ट दिस मिसरूल। कोलकाता में बीजेपी वाले जो राजनीति कर रहे हैं, वहां बीजेपी की सरकार ना होने की वजह से बीजेपी बाहर में एक एटमॉस्फेयर को खराब करने के लिए रोजाना कुछ ना कुछ बीजेपी नौटंकी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी शासित राज्य में रोजाना रेप का घटना हो रहा है। आसाम में लास्ट एक हफ्ता में देखिए 15 से ज्यादा रेप का घटना हुआ। आसाम में बीजेपी की सरकार है, यहाँ बीजेपी के नेता क्यों बाहर नहीं आते? आसाम के जो ये लास्ट एक हफ्ता में 7 दिन में 15-18 बेटियों के साथ रेप का कांड हुआ। यहाँ बीजेपी के वर्कर्स को बाहर आना चाहिए, अपने सरकार के खिलाफ यहाँ तुम आंदोलन करो। उधर बीजेपी के बंद पर अब टीएमसी ने तय किया है कि वो भी सड़क पर उतरकर ही जवाब देगी। खुद ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि शुक्रवार यानी 30 अगस्त को टीएमसी के समर्थक छात्र प्रदर्शन करेंगे। शनिवार यानी 31 अगस्त को हर ब्लॉक पर टीएमसी प्रदर्शन करेगी। रविवार यानी 1 सितंबर को टीएमसी की महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। ममता बनर्जी की मांग है कि देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। ममता कहती हैं कि वो विधानसभा में ऐसा कानून लाएंगी जिससे रेप के मामले में 10 दिन में न्याय मिलेगा और अगर बिल को राजभवन ने पास नहीं किया तो वहां भी प्रदर्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 349 अंक उछलकर 82,135 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 100 अंकों पर चढ़ा, ये 25,152 पर पहुंच गया। आईटी और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 100 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 74,250 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 600 रुपए की कमी आई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 87,200 रुपए पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एजीएम यानी सालाना जनरल मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए। मुकेश अंबानी ने बताया कि उनकी कंपनी एक नेशनल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, जिसके डेटा सेंटर्स जामनगर में बनाए जा रहे हैं। इससे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्मॉल बिजनेस को फायदा होगा। जियो ने एक क्लाउड स्टोरेज ऑफर भी पेश किया है। इसके तहत जियो यूजर्स को 100 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगा, जिसमें वे अपने सभी फोटोज, वीडियो, डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ब्रिटेन की मशहूर बाइक कंपनी ट्रायम्फ ने अपनी खास बाइक डेटोना 660 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। भारत में इसकी कीमत 9,72,000 रुपए रखी गई है। ट्रायम्फ की इस बाइक को स्पोर्टी लुक के साथ डिजाइन किया गया है। साथ ही राइडर्स की सहूलियत के लिए इसमें 3 राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं, रेन, रोड और स्पोर्ट्स, ताकि अलग अलग तरह की सड़कों पर चलाते समय बाइक राइड करने वाला आसानी से मोड चेंज कर सके। कंपनी ने इसे 3 कलर कॉम्बिनेशन के साथ बाजार में उतारा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हवाई सफर में सामने आए एक अनोखे मामले की। ये मामला हवाई सफर में परोसे जाने वाले खाने से जुड़ा हुआ है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आरती टिप्पू सिंह नाम की एक पत्रकार ने विस्तारा एयरलाइंस में मिलने वाले मील के नामों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने विस्तारा एयरलाइन पर फ्लाइट में दिए जाने वाले खाने को सांप्रदायिक बनाने का आरोप लगाया। 27 अगस्त को पत्रकार आरती टिप्पू सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग करते हुए इस मुद्दे पर ध्यान खींचने की कोशिश की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि विस्तारा आपकी उड़ानों में शाकाहारी खाने को हिंदू मील और चिकन वाले खाने को मुस्लिम मील क्यों कहा जाता है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा कि आपसे किसने कहा है कि सभी हिंदू शाकाहारी हैं और सभी मुसलमान मांसाहारी हैं। आप लोगों पर फूड चॉइस क्यों थोप रहे हैं।
उन्होंने ये भी लिखा कि आपको ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया है? क्या अब आप फ्लाइट में सब्जियों, चिकन और यात्रियों को भी सांप्रदायिक बनाने जा रहे हैं? मैं इस व्यवहार से इतनी शॉक थी कि मैंने आपकी फ्लाइट के 2 मील बुक कर लिए। इस पोस्ट के साथ आरती ने अपने टिकट और मील के डिटेल वाली फोटो भी शेयर की। इसके बाद तो ये मामला तूल पकड़ गया और फिर एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों ने खाने के नामों की कहानी बताई। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आरती को बताया कि खाने के कोड एयरलाइन तय नहीं करती, बल्कि ये पूरी इंडस्ट्री में मानक के तौर पर अपनाए जाते हैं। इधर जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ संजीव कपूर ने लिखा कि ये मानक अंतर्राष्ट्रीय भोजन कोड हैं, जिनका इस्तेमाल केवल विस्तारा में ही नहीं बल्कि एयरलाइंस में विश्व स्तर पर किया जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि इन पुराने और कुछ हद तक पेचीदा फूड कोड को अपडेट करने की जरूरत है। फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पीछे जुलाई के एंड में वी वेंट टू मतलब बेंगलोर गए थे हम विस्तारा से, तो मुझे तो उसमें कुछ लगा नहीं कि उसमें वेज और नॉन वेज, बिकॉज हमारी बुकिंग थी एडवांस में, तो उसमें मैंने जो है नॉन वेज खाया, मेरी वाइफ ने वेज फूड खाया बिकॉज ही इज ए वेजिटेरियन पर्सन। वापसी में आते हुए मैंने एयर इंडिया में हमने बुक करी, तभी वेज और नॉन वेज था। अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है कि हिंदू वेज, हिंदू फूड और मुस्लिम फूड, ये बहुत गलत बात है। ये तो कंट्री को डिवाइड करने वाली बात है और ये चीज़ें अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए और सबके लिए। मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ और इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। हम लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं, एक कंट्री है, यहाँ सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो हम कुछ ये नहीं कर सकते कि आज ये इसका फूड है उसका फूड है। खाने के ऊपर कोई भी आज तक हिंदू भोजन या मुस्लिम भोजन नहीं बना है। खाना सबके लिए रहता है, एकमात्र रहता है। कई मुस्लिम भाई ऐसे भी है जिन्हें आज तक अभी तक उन लोगों ने नॉनवेज को खाना कभी नहीं खाया और ये खाने में अपना ये जैसे कि इंसानियत ज़्यादा है, मानव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर ये धर्म वाली खाने में वे लगाते हैं तो ये थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। देखिए, खाने पीने का जो है अपना खुद पर्सनल इशू होता है। ये जैसे वेज नॉन वेज, जैसे मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में 99% लोग नॉन वेज खाते हैं, हिंदू कम्युनिटी में माना जाता है कि लगभग 70% लोग नॉन वेज खाते हैं। तो देखिए, खाने को लेके मुझे नहीं लगता है कि कोई भेदभाव या फिर कैटेगराइज करना चाहिए। दोनों समुदायों में जो है नॉन वेज और वेज खाने वाले हैं, तो इसको लेके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबका अपना ओपिनियन है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसा इस देश में अगर होता है तो दुर्भाग्यजनक है। बेसिकली ये जो खाना जो परोसा जा रहा है, जिस तरह उसको मुस्लिम और हिंदू खाने को कह गए, ये बेसिक देखा जाए ना, एक सांप्रदायिकता भावना को जो है ना ठेस कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। विस्तारा एयरलाइंस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें देखो बात में सीधा रख दें वेज और नॉन वेज, उसमें ये क्या चक्कर है, मुस्लिम फूड है तो नॉन वेज, और दोनों में वेज भी हैं और नॉन वेजिटेरियन दोनों कम्युनिटी में है और नॉन वेजिटेरियन में। तो बेसिकली ये सांप्रदायिकता परोसने का काम बंद कर दें और इसको देख के अगर ये ऐसे अगर इनको नहीं रोका गया तो और भी एयरलाइंस वाले इसको फॉलो करेंगे। तो इसके बड़ी जल्दी जो है ना रोकथाम होनी चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए, इस तरह का सौहार्द ना बिगाड़े। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। प्रगति मार्ग में आज बात महिलाओं के आत्म सुरक्षा अभियान की, जिसकी शुरुआत दिल्ली के अस्पतालों से हो गई है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई शर्मनाक घटना के बाद अस्पतालों में काम करने वाले चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या फिर महिला कर्मचारी डर के साए में है। ऐसे में उनका आत्मविश्वास लौटाने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद से अस्पतालों में विशेष ट्रेनिंग कैंप शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। ये तैयारी है आत्म सुरक्षा की, झलक है महिलाओं के मजबूत इरादों की, जो परिस्थितियों से घबराकर पीछे हटना नहीं जानती। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो हुआ, उसने महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उसके मजबूत इरादों को झकझोर दिया, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाई। वो ऐसी परिस्थितियों से मुकाबले के लिए कुछ इस तरह से खुद को तैयार कर रही है। शुरुआत दिल्ली से हुई है।
छोड़ो मेहंदी खड्ग उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। पुष्पमित्र उपाध्याय ने जब ये कविता लिखी होगी तो उन्हें भी अंदाजा था कि एक समय ऐसा आएगा जब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आरजी अस्पताल कोलकाता में जो घटना हुई है उसके बाद भले ही तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां, पुलिस, प्रशासन ये दावे कर रहे हों कि वो महिलाओं को, खासकर डॉक्टरों को अस्पतालों में, देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग उन जगहों पर जहां खतरा हो सकता है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं, लेकिन खतरा कब आएगा ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए अब समय है उन महिलाओं को खुद को हर खतरे से निपटने के लिए तैयार करने का। आप मेरे पीछे जिनको देख रहे हैं ये नर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, एडमिन स्टाफ हैं। मैं इस समय फोर्टिस अस्पताल में हूं और ऐसे दिल्ली के कई सारे अस्पताल हैं जो इस समय तैयार कर रहे हैं अपनी उन महिलाओं को जो यहाँ काम करती हैं, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो न सिर्फ खुद को बचा सकें, आत्मरक्षा कर सके, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने वाले, उनके प्रति गलत इरादा रखने वाले को मुंह तोड़ सकें, मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग चल रही है राजधानी के शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल में। यहाँ डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से लेकर अस्पताल की महिला कर्मचारी तक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं। और इसमें साझीदार बनी है दिल्ली पुलिस। मतलब फोर्टिस अस्पताल ने दिल्ली पुलिस के परिवर्तन सेल के साथ मिलकर महिला मेडिकल स्टाफ के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जो 7 दिनों तक चलेगा, क्योंकि आरजीकर अस्पताल में हुई घटना के बाद अस्पताल की विमेन मेडिकल स्टाफ और उनके परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। हमारी ड्यूटी इस एंगल से है तो हमें ये सब देखना पड़ेगा, लाइक ये सब झेलना पड़ सकता है, बट हमारा फोर्टिस टीम इस चीज के लिए इज ऑलवेज है। मतलब लाइक उनकी सेफ्टी लेवल, द गार्ड्स, द कंट्री टीम्स दे आर हैविंग, दे आर मच बेटर। अस्पताल में चल रहे इस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक हफ्ते के भीतर करीब 600 महिला चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल जरूरत है और मैं बल्कि बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप उठाया है हम सबके लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इवन मेरे भी 2 बेटियां हैं, मैं भी चाहूंगी, अब मेरे को यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है हाँ मेरे बच्चों को भी सीखना चाहिए। अस्पताल की डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और महिला कर्मचारियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने आई दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल पूनम उन्हें हर तरह के खतरों से निपटने की रणनीति सिखा रही है। लेट नाइट हम बाहर भी निकलते हैं, महिलाएं जॉब के लिए अपने बाहर जाती है आती हैं, तो हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, हमें बाहर जाने से डर लगता है। उस डर को निकालने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनने के लिए हमें अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत जरूरी है। तमाम चुनौतियों से आगे निकलकर आत्मनिर्भर बनकर भी जब महिलाओं को आरजीकर अस्पताल जैसी घटनाओं का शिकार होना पड़ता है तब महिलाएं बेबस और लाचार नजर आती हैं। ऐसे में आत्मरक्षा की ये तकनीक उनके लिए सुरक्षा कवच बन सकती है। लिहाजा दिल्ली के अस्पतालों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए हिंदुस्तान की महिलाओं ने खुद को आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आती है तो सभी दावे खोखले रह जाते हैं। लेकिन अब सही समय है इन आत्मनिर्भर महिलाओं को आत्म सुरक्षा के लिए प्रेरित करने का, उन्हें मजबूत करने का। जो घटना कोलकाता में हुई जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के साथ हो, लेकिन कभी भी ऐसी घटना किसी के साथ हो सकती है। और इसीलिए दिल्ली में एक शुरुआत हुई है जहां अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टरों को तैयार किया जा रहा है शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त और हर उस खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो उनके सामने कभी भी आ सकता है। दिल्ली से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात स्त्री 2 की कामयाबी की कर लेते हैं। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कामयाबी की नई कहानी गढ़ती जा रही है। रिलीज के 14वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 का क्रेज जारी है और ये फिल्म दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में कामयाब रही है। खास बात यह है कि घरेलू बाजार में कलेक्शन के मामले में ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। महज 50 करोड़ के बजट में बनी स्त्री 2 का धमाल टिकट विंडो पर जारी है। दर्शकों के जहन में स्त्री 2 अपना जादू बनाए हुए है। अमर कौशिक की डायरेक्शन में बनी स्त्री 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि 550 करोड़ से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की परफॉर्मेंस को लेकर इसके मेकर्स ने जो आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार इस हॉरर कॉमेडी फिल्म का कलेक्शन 444 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड स्त्री 2 के दूसरे हफ्ते की अभी तक की कमाई रही 589 करोड़। यानी रिलीज के 14वें दिन तक स्त्री 2 की कामयाबी इस बात का इशारा कर रही है कि फिल्म की कामयाबी अभी थमने वाली नहीं है। ये फिल्म कमाई के लिहाज से अभी तक के कई बेंचमार्क बना चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि स्त्री 2 आज 600 करोड़ आसानी से पार कर ले जाएगी। साथ ही फिल्म कुछ और ब्लॉकबस्टर को पछाड़ते हुए रिकॉर्ड भी बना रही है। जानकारी के मुताबिक रिलीज के 14वें दिन तो स्त्री 2 ने हिंदी कलेक्शन में कमाल करते हुए KGF 2 को ही मात दे दी। सेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक स्त्री 2 ने KGF 2 के हिंदी के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दी। बता दें कि KGF 2 ने 435 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, मगर स्त्री 2 ने 14 दिन में ही 444 करोड़ रुपए कमा लिए। इसके साथ ही स्त्री 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी हिंदी फिल्म बन गई। इसके अलावा स्त्री 2 ने 14वें दिन 9 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए हैं, जबकि 13वें दिन इसने 11 करोड़ 75 लाख की कमाई की। हालांकि 14वें दिन स्त्री 2 की कमाई काफी गिर गई थी। स्त्री 2 ने इस दिन तक कुल 9 करोड़ 25 लाख रुपए का कारोबार किया। फिलहाल तो 2024 वाली ये स्त्री किसी से कम नहीं दिख रही। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 की रफ्तार कोई फिल्म थाम नहीं पा रही। इस कॉमेडी थ्रिलर फिल्म का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो इसी के साथ रिलीज हुई 2 फिल्मों की कमाई फीकी पड़ती नजर आ रही है। स्त्री 2 के साथ ही रिलीज 60 करोड़ के बजट वाली जॉन अब्राहम की एक्शन फिल्म वेदा, जहां अभी तक कुल 20 करोड़ 22 लाख रुपए ही कमाई कर पाई। वहीं अक्षय कुमार की खेल खेल में भी दर्शकों पर कुछ खास जादू चला नहीं सकी। करीब 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 25 करोड़ 45 लाख रुपए ही कमाए। हालांकि स्त्री 2 के सामने 6 सितंबर से पहले कोई बड़ी फिल्म नहीं है, मगर 6 सितंबर को ही तगड़ी कमाई का एक और चांस स्त्री 2 को मिलता दिख रहा है, क्योंकि तब स्त्री 2 का मुकाबला कंगना रनौत की इमरजेंसी से हो सकता है। अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार धमाकेदार कमाई कर रही है। मात्र 50 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म अब तक इतने रुपए कमा चुकी है, इतने रुपए बना चुकी है कि टॉप 10 में अपना नाम शामिल कर लिया। आपको बताएं कि वो 10 फिल्में जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में की है, उस पर 6ठे नंबर पर स्त्री 2 फिल्म आ चुकी है। 50 करोड़ में बनी ये फिल्म अब तक 445 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई कर चुकी है। वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड वाइड में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा इस फिल्म की कमाई हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट वहाब खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।